इस लेक्चर में हम क्राइम की मीनिंग, नेचर और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। क्राइम की मीनिंग का मतलब व्हाट इज क्राइम, नेचर का मतलब वेदर इट इज पब्लिक रॉन्ग और प्राइवेट रॉन्ग, ये व्यक्ति के विरुद्ध एक रॉन्ग है या समाज के विरुद्ध या राष्ट्र के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध है। और डेफिनेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ जूरिस्ट द्वारा दी गई क्राइम की डेफिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज क्राइम। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज क्राइम। तो आपको बताना है कि क्राइम क्या है। इसमें आप मीनिंग बता देंगे, डेफिनेशन बता देंगे और उसका नेचर बता देंगे। डिफाइन क्राइम पूछता है तो क्राइम डिफाइन करने में आप एक वर्केबल डेफिनेशन अपनी दे देंगे छोटी सी, फिर कुछ जूरिस्ट की डेफिनेशन कोट कर देंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्राइम इज रिवोल्ट अगेंस्ट द होल सोसाइटी एंड एन अटैक ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ द डे, एक्सप्लेन। तो इसमें आप क्राइम की मीनिंग डिस्कस करेंगे, नेचर डिस्कस करेंगे और डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि क्राइम की कोई एक डेफिनेशन को नहीं है, क्योंकि क्राइम की कोई एक सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन नहीं है कि एक सिंगल डेफिनेशन हम आपको बता दें और बता दें कि ये डेफिनेशन क्राइम के सारे एरियाज को कवर करती है। ये एक वेल रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन है। तो ये बहुत से जूरिस्ट ने इस बारे में बात की है। वो ये मानते हैं कि क्राइम की कोई एक डेफिनेशन दे पाना संभव नहीं है। वो क्यों संभव नहीं है? संभव इसलिए नहीं है कि क्राइम का एरिया बहुत वाइड है और ये टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। ग्लेनविल विलियम्स इस बात को डिस्कस करते हुए कहते हैं कि क्राइम की कोई कंटेंट बेस्ड वर्केबल डेफिनेशन देना संभव नहीं है, क्योंकि उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो वो ये कहते हैं कि क्राइम इज वन ऑफ द थॉर्नी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ। कानून की दुनिया में जो बहुत सारी समस्याएं हैं लीगल फील्ड में, उनमें से ये एक सबसे कटीली बौद्धिक समस्या है। मतलब इसको सॉल्व करना बहुत ही कठिन है। रसेल कहते हैं कि टू डिफाइन क्राइम is a task which so far has not been satisfactorily accomplished by any writer। रसल ये एडमिट करते हैं कि क्राइम को डिफाइन करना एक ऐसा कार्य है जो अभी तक किसी भी राइटर द्वारा सेटिस्फैक्टरी वे में नहीं किया जा सका है। मतलब कोई भी एक राइटर कोई एक सिंगल ऐसी डेफिनेशन नहीं दे सका जिसको हम कहें कि ये क्राइम की कंप्लीट डेफिनेशन है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। सेसिल टर्नर अपना जो उन्होंने केनी की आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ लिखी, मतलब केनी की जो आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ है वो काफी पुरानी किताब है और अभी तक चलती है। तो उसके जो बाद के उसके एडिशंस आए तो उसमें जो कुछ एडिटिंग वगैरह की टाइम के साथ वो JW सेसिल टर्नर ने की थी। तो उन्होंने कहा था कि ये हमेशा बहुत ही डिफिकल्ट काम रहा है कि क्राइम को डिफाइन किया जा सके। द डेफिनेशन ऑफ क्राइम हैज ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज मैटर ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। और ऐसा उसके आगे वो कहते हैं एंड द ट्रुथ appears to be that no satisfactory definition has yet been achieved। आज तक कोई satisfactory definition नहीं दी जा सकी है क्राइम की। फिर ये कह रहे हैं कि एंड दैट इट इज इंडीड नॉट पॉसिबल टू डिस्कवर ए लीगल डेफिनेशन ऑफ क्राइम। क्राइम की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा खोज पाना जो कि सभी एरियाज को कवर करती है, वो संभव नहीं है। तो अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि क्राइम को डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफाइन किया हुआ है। तो हमको क्राइम की डिफरेंट एस्पेक्ट से दी गई डिफरेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करना होगा, तब फिर हम क्राइम को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन, जो क्राइम की डेफिनेशन सर हेनरी मेन क्राइम के बारे में कहते हैं, तो सर हेनरी मेन कहते हैं कि जो क्राइम का नेचर जो है वो समय समय से बदलता रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि क्राइम जैसा शुरुआत में था वैसे ही क्राइम का नेचर आज भी है। शुरुआत में क्राइम का नेचर कुछ और था, आज की डेट में क्राइम का नेचर कुछ और है। वो ये कहते हैं कि क्राइम उतना ही पुराना है जितनी की सोसाइटी। मतलब जब से सोसाइटी है तब से क्राइम है। तो हेनरी मेन ये कहते हैं कि लेकिन शुरुआत में उनकी एक बुक है एंशियंट लॉ, काफी फेमस बुक है। तो उस अपनी बुक एंशियंट लॉ में वो एंशियंट लॉ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो
एंशियंट टाइम का क्रिमिनल लॉ था वो वास्तव में पेनल लॉ नहीं था, बल्कि दैट द पेनल लॉ ऑफ एंशियंट कम्युनिटीज वाज नॉट द लॉ ऑफ क्राइम्स। जो पहले के जमाने में लोगों के बॉडी प्रॉपर्टी अगेंस्ट जो रॉन्ग्स कमिट की जाती थी, वो कहते हैं कि वो क्राइम नहीं थी, बल्कि वो क्या थे, देयर वर द लॉ ऑफ रॉन्ग्स। यहाँ पे वो ये कहना चाहते थे कि वो लॉ ऑफ रॉन्ग्स थे, मतलब कि वहां पे पनिशमेंट नहीं मिलता था, एक तरीके से वो सिविल रॉन्ग्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। सिविल रॉन्ग मतलब जब आप टॉर्ट और क्राइम पढ़ेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि सेम एक्ट टॉर्ट भी हो सकता है, सेम एक्ट क्राइम भी हो सकता है। तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर एक्ट अगेंस्ट, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को मारा, तो वो क्या है, क्राइम। क्राइम में वो असॉल्ट हो सकता है, बैटरी हो सकता है, या उससे पेन, बॉडली डिजीज या इंफर्मिटी काज होती है तो वो हर्ट में आ सकता है। तो यहाँ पे जब आप क्रिमिनल रेमेडी सीख करेंगे तो उस आदमी को पनिश किया जाएगा रॉन्ग डूअर को, और उसको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग होती है। तो अगर इसी की बात करें हम, किसी ने किसी को पीटा तो ये बैटरी कहलाता है, और बैटरी के लिए अगर आप सिविल रेमेडी क्लेम करेंगे, टॉर्ट में जाएंगे तो वहां पे डैमेजेस मिलते हैं। तो ये सर हेनरी मेन ये कहते हैं कि एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, जब किसी के अगेंस्ट कोई व्यक्ति किसी को हार्म काज करता था तो वो सिविल रेमेडी क्लेम करता था, और वहां पर उसको मॉनिटरी कंपनसेशन मिला करते थे, ना कि रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट। इसलिए वो कहते हैं कि पुराने समय में जो पेनल लॉ था वो पेनाल्टी के फॉर्म में हुआ करती थी, कंपनसेशन के फॉर्म में हुआ करती थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये लॉ ऑफ रॉन्ग्स था, ना कि लॉ ऑफ क्राइम। मतलब वो इतना कहना चाहते हैं कि वहां पे पनिशमेंट नहीं दिए जाते थे, क्रिमिनल रेमेडी सीख नहीं की जाती थी, बल्कि सिविल रेमेडी सीख की जाती है। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो पुराने समय का क्रिमिनल लॉ था, वहां पे जो क्राइम होता था, इट वाज एन एक्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल। मतलब अगर किसी ने मुझको चोट पहुंचाई तो ये क्या माना जाएगा, ये मेरे विरुद्ध एक अपराध माना जाता था, और जब मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध रेमेडी क्लेम करने जाता था तो मुझको कंपनसेशन मिल जाते थे। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी, क्राइम का नेचर चेंज हुआ, और यहाँ पे क्राइम को ये माना जाने लगा कि अगर आप बात करेंगे स्टेट की ओरिजिन की, बहुत सारी थीरीज हैं, तो अगर स्टेट की ओरिजिन की आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थीरी देखेंगे तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थीरी ये कहती है कि एंशियंट टाइम में पहले लोग आए, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी आई, और प्रॉपर्टी आने के बाद लोगों को ये लगा कि लोगों की उनकी जब बॉडी और उनकी प्रॉपर्टी खतरे में है, जो भी बलवान होता था वो उनसे छीन ले जाता था, या उनकी प्रॉपर्टी छीन लेता था, या उनको प्रताड़ित करता था, तो उनको लगा कि किसी एक मैकेनिज्म की जरूरत है जो सबको प्रोटेक्ट कर सके। तो समाज में लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके अकॉर्डिंग स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। तो जब ये सोसाइटी ग्रोथ कर गई, जब स्टेट एग्जिस्टेंस में आया, तो ये माना गया कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट का काम है। स्टेट किस समझौते से आया था, इस समझौते से आया था कि स्टेट लोगों के प्रॉपर्टी को को प्रोटेक्ट करेगा, लोगों के पर्सन को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी हो गई कि वो लोगों के पर्सन और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। तो अब अगर कोई व्यक्ति किसी की पर्सन को हार्म पहुंचाता था या प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाता था, तो चूंकि पर्सन और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी थी, इसलिए जो हार्म काज की गई लोगों को, उसको अगेंस्ट स्टेट रॉन्ग माना जाने लगा। तो इसी पॉइंट को लेकर के ऑस्टिन कहते हैं, ए रॉन्ग विच इज परसूड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजर्ड पार्टी एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव इज ए सिविल इंजरी। ये कहते हैं कि अगर कोई रॉन्ग है, कोई कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, और उस काम पे परिणाम स्वरूप उस गलती के अगेंस्ट अगर रेमेडी जिस व्यक्ति के साथ रॉन्ग हुई है वो क्लेम करता है, या उसके रिप्रेजेंटेटिव क्लेम करते हैं, तो ये सिविल इंजरी है। मतलब ऐसी कोई गलती जिसके लिए मुकदमा जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्य किया गया है वो लाता है, या उसके रिप्रेजेंटेटिव लाते हैं, वो सिविल इंजरी हुई। फिर ये कहते हैं रॉन्ग परसूड बाय द सॉवरेन और हिज सबऑर्डिनेट इज ए क्राइम। और वो कहते हैं ऐसा कोई रॉन्ग जिसके लिए सॉवरेन मतलब संप्रभु, तो सॉवरेंटी स्टेट का एक एसेंशियल फंक्शन है, तो सॉवरेंटी को एक्सरसाइज कौन करता है, स्टेट। तो अगर मान लें कि अगर मोनार्की है तो वहां पे जो
राजा किंग या रानी होते थे वो करते हैं, अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो ये कहना चाहते हैं, ऑस्टिन ये कहते हैं कि ऐसा कोई गलत कृत्य जिसके लिए सॉवरेन मतलब स्टेट अथॉरिटी जिसके लिए मुकदमा लाती हैं या उसके सबॉर्डिनेट्स लाते हैं, मतलब जो सुप्रीम अथॉरिटी वो नहीं बल्कि उसने कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए हैं वो मुकदमा लाते हैं, वो क्राइम होता है। अब इसको देखेंगे, अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखना चाहें तो अगर आप किसी क्रिमिनल केस की फाइल को देखेंगे, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने मेरी जमीन कब्जा कर ली, मतलब मेरा जैसे एक घर है, घर को लेकर के डिस्प्यूट है, कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो घर मेरा है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो आया मेरे यहाँ किराएदार की हैसियत में, कुछ दिन रहा और 2-4 साल बाद जब मैं उसको कहता हूँ अपना घर छोड़ने के लिए, तो वो ये कहता है कि आपका कैसा घर, ये तो हमेशा से मेरा घर था, या आपका घर कभी था ही नहीं, मैं तो अपने घर में रहता हूँ। तो यहाँ पर जो मुकदमा लाएगा जाएगा, सिविल सूट लाया जाएगा, यहाँ पे मैं कोर्ट जाऊंगा और मैं प्लेंटिफ बन जाऊंगा और वो डिफेंडेंट होगा और मुकदमे की पैरवी मैं करूंगा और उसका जवाब उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर कोई किसी को उसके घर में घुस के पीट देता है या चौराहे पे पीट देता है, तो आप देखेंगे कि वहां पर सारी कार्यवाही पुलिस करती है, पुलिस एफआईआर नोट करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस चार्जशीट भेजती है। और अगर आप कोर्ट जाएंगे तो आप देखेंगे कि विक्टिम की तरफ से, विक्टिम अगर चाहे तो अपना एडवोकेट खड़ा कर सकता है, लेकिन अगर विक्टिम विक्टिम की तरफ से एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर खड़ा होता है जो विक्टिम की तरफ से मुकदमा लड़ता है, उसको अलग से एडवोकेट इंगेज करने की जरूरत नहीं होती, चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर नहीं भी करता है तो जो एपीओ होते हैं वो मुकदमा लड़ते हैं, एपीओ और पीओ मुकदमा लड़ते हैं। तो और आप देखेंगे कि जो क्रिमिनल केसेस आईपीसी में या बीएनएस में अगर आप केसेस देखेंगे तो वहां पर हमेशा आप देखेंगे जैसे वर्सेस स्टेट रहेगा, या जो बहुत पुराने केसेस हैं उसमें वर्सेस किंग या आर वर्सेस कुछ करके आप देखेंगे, ठीक। तो वहां पे आप स्टेट पाते हैं। स्टेट क्यों पाते हैं? स्टेट इसलिए पाते हैं कि जो रॉन्ग कमिट की गई, जो क्राइम कमिट किया गया, उसको स्टेट के अगेंस्ट रॉन्ग माना जाता है, इसलिए वो वर्सेस स्टेट होता है। और वर्सेस स्टेट इसलिए कि स्टेट आया क्यों था? लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट कोई कार्य कर रहा है तो ना केवल वो व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है बल्कि स्टेट के अगेंस्ट भी काम कर रहा है। तो ये जो स्टेट की डेफिनेशन ऑस्टिन ने दी है, ये डेफिनेशन उन्होंने दी है क्राइम एज एन अगेंस्ट स्टेट। लेकिन ये भी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ये केवल एक पॉइंट को इंफसाइज करती है कि क्राइम अगेंस्ट स्टेट एक एक्ट है। इसी तरीके से बेंथम एक पॉइंट इंफसाइज करते हैं, बेंथम ये कहते हैं क्राइम इज एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय सम स्टैट्यूट, मतलब बेंथम ये कहते हैं कि क्राइम एक प्रोहिबिटेड एक्ट है जो किसी स्टैट्यूट द्वारा मना किया गया। जैसे अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी क्यों अपराध है? क्योंकि अभी 1 जुलाई 2024 से पहले आईपीसी में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति ये कार्य करेगा तो वो थेफ्ट में आएगा और थेफ्ट के लिए 3 इयर्स पनिशमेंट। या अगर कोई व्यक्ति किसी की इंटेंशनली डेथ काज करता है या इस नॉलेज के साथ कि जो कार्य वो कर रहा है उससे उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाएगी, तो वहां पे वो कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के लिए लायबल होता है। तो अभी तक इन कृत्यों को कौन मना करती थी? आईपीसी मना करती थी। अब 1 जनवरी 2024 से जब बीएनएस आ गई तो आईपीसी को रिपील कर दिया गया। अब क्या है? अब किसी व्यक्ति के जीवन का हरण करने को अपराध डिक्लेयर करती है बीएनएस, चोरी बीएनएस करती है, बीएनएस प्रोहिबिट करती है। इसी तरीके से और भी एक्ट हैं, जैसे बच्चों के विरुद्ध जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए पोक्सो एक्ट है, या अगर हम बात करें जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनके लिए आईटी एक्ट है। तो बेंथम इस वे में क्राइम को डिफाइन करते हैं कि बेंथम कहते हैं कि क्राइम कोई ऐसा एक्ट है जिसको जो प्रोहिबिटेड बाय लेजिस्लेचर है, मतलब राज्य में कानून बनाने की अथॉरिटी जिसके पास है, तो जो कानून निर्माण करने वाली संस्था जो लेजिस्लेचर है, अगर उसने किसी एक्ट को प्रोहिबिट कर दिया है तब वो एक्ट क्राइम या अपराध हो जाता है। तो बेंथम कहते हैं ऑफेंसेस आर व्हाट एवर द लेजिस्लेचर हैज प्रोहिबिटेड। यहाँ पे ये क्या कहते हैं? क्राइम इज एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ।
फॉर गुड आर बैड रीजंस, मतलब अच्छे या बुरे कारणों से जिन कार्यों को लेजिस्लेचर प्रोहिबिट करती है वो क्राइम है। तो ये जो बेंथम की डेफिनेशन है ये इस पॉइंट को करते हैं कि क्राइम इज एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो ये एक दूसरा अप्रोच है क्राइम को डिफाइन करने का। आज के इस अप्रोच को लेकर चले थे कि कोई ऐसा कार्य जिसके लिए स्टेट एक्शन ले रहा है वो क्राइम है। बेंथम ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा है जो बाय लॉ प्रोहिबिटेड है वो क्राइम है। ब्लैकस्टोन एक तीसरा अप्रोच लेकर के चलते हैं और ब्लैकस्टोन पब्लिक और प्राइवेट रंग के सेंस में बात करते हैं। तो ब्लैकस्टोन कहते हैं क्राइम एक पब्लिक रंग है। पब्लिक रंग मीन्स कोई ऐसा कार्य जो कि व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है बल्कि पूरे की पूरी सोसाइटी या पूरे के पूरे स्टेट के अगेंस्ट है। तो ये कहते हैं क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड आर ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ। कोई क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कि पब्लिक लॉ के वायलेशन में। अब अगर हम यहाँ पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ की बात करें तो प्राइवेट लॉ वो होता है जो दो व्यक्तियों के बीच के संबंध को डिसाइड करता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं प्रपोजल, एक्सेप्टर, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी पे लागू होता है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज नहीं है सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस जो जुडिशियल या स्टेट्यूटरी एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़ करके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का किसी ऐसे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। और पब्लिक लॉ वो होता है जो व्यक्तियों के स्टेट के साथ रिलेशन को डिस्कस करता है। इंडिविजुअल एंड स्टेट के रिलेशंस को जो डिस्कस करता है हम उसको बोलते हैं पब्लिक लॉ। तो ब्लैक स्टोन क्राइम को पब्लिक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हैं और वो कहते हैं क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड आर ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ आइदर फॉरबिडिंग आर कमांडिंग इट, चाहे पब्लिक लॉ उसको फॉरबिड करता हो या कमांड करता हो। तो ब्लैक स्टेन की डेफिनेशन को अगर एक्सप्लेन करें तो ब्लैक स्टोन कहते हैं क्राइम इज एन एक्ट आर ओमिशन। क्राइम कोई एक्ट हो सकता है या ओमिशन हो सकता है, कोई कार्य हो सकता है या लोप हो सकता है। और कमिटेड आर ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, अगर पब्लिक लॉ मतलब जो इंडिविजुअल के स्टेट से रिलेशन को डिस्कस करता है, अगर वो कुछ कमांड करता है और उसको कोई व्यक्ति ओमिट करता है, मतलब अगर विधि आपसे कुछ करने की अपेक्षा करती है और आप उस काम को नहीं करते हैं तो ये अपराध है। इसी तरीके से अगर लॉ आपको कुछ प्रोहिबिट करता है, कुछ करने से मना करता है, फिर भी आप करते हैं तो ये अपराध है। जैसे कि एनडीपीएस एक्ट है, वो क्या बताता है, एनडीपीएस एक्ट बताता है कि नारकोटिक ड्रग्स को आप यूज नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं। तो अब उस एक्ट के वायलेशन में अगर कोई व्यक्ति नारकोटिक ड्रग्स को बेच रहा है, कैरी कर रहा है तो वो क्राइम हो जाता है, अपराध हो जाता है। तो ब्लैकस्टोन ये कहते हैं कि पब्लिक लॉ अगर किसी काम को कमांड करता है और वो व्यक्ति उसको ओमिट करता है, मतलब जो कहने करने के लिए कहा गया आप उसको नहीं कर रहे हैं तो भी ये अपराध हो जाएगा। या फॉरबिड करता है, मतलब मना करता है कि आपको ये नहीं करना है, फिर भी आप उसको करते हैं तो ये अपराध हो जाता है। तो ये दो तीन डेफिनेशंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन दो तीन डेफिनेशन को डिस्कस करते हुए आप क्राइम को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कोई डेफिनेशन देना चाहें, इन डेफिनेशंस का कोई कंक्लूजन टाइप का लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एन एक्ट punishable by law or forbidden by statute or injurious to public welfare is a crime। यहाँ पे क्या किया गया, इस लाइन में जो तीनों डेफिनेशन दी गई हैं इन्हीं को एक साथ कर दिया गया है कि पनिशेबल बाई लॉ है तो क्राइम हो जाएगा, फॉरबिडन बाई स्टेट्यूट या फॉरबिडन बाई लॉ है तो वो क्राइम हो जाएगा, या पब्लिक वेलफेयर के लिए इंजरियस है तो वो क्राइम हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी के घर में चोरी होती है तो वो पब्लिक रॉन्ग इस सेंस में है कि जिसके घर से चोरी हुई उसका सामान तो गया ही गया, लेकिन बाकी के लोग भी उससे डर जाते हैं। हर व्यक्ति रात में फिर डरने लगता है कि अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करने लगता है, ताले चेक करने लगता है कि आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। तो किसी एक व्यक्ति के घर में जो चोरी की गई है उससे अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं, तो इसलिए क्राइम को पब्लिक लॉ के अगेंस्ट एक एक्ट माना जाता है। कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूड करते हुए आप लिख सकते हैं कि क्राइम एक डायनेमिक कंसेप्ट है,
डायनेमिक कंसेप्ट का मतलब जो स्टैटिक नहीं है कि हमेशा एक ही रहे, बल्कि क्या है वो समय के साथ बदलता रहता है। और कैसे बदलता है? इन्फ्लुएंस बाय सोशल नॉर्म्स। क्राइम जो है सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जैसे जहां पे जब मैरिज की सैंक्टिटी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था तो एडल्ट्री एक क्राइम थी। फिर क्या हुआ? इसके बाद अब जब वीमेन राइट्स की बात आने लगी तो एडल्ट्री आज की डेट में क्राइम नहीं रह गई। इसका मतलब क्या है? सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो चेंज हुए। लीगल इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जैसे किसी टाइम में नवतेज सिंह जौहर के केस से पहले क्या था कि जो होमोसेक्सुअल रिलेशंस थे उनको अननेचुरल माना जाता था। अभी नवतेज सिंह जौहर के केस में ये कहा गया कि होमोसेक्सुअल रिलेशंस आर नॉट अननेचुरल बिकॉज दे हैव डेवलप्ड इन नेचुरल ऑर्डर। किसी कोई व्यक्ति जानबूझ के होमोसेक्सुअल या हेटेरोसेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं पैदा करता है, वो हार्मोनल चेंजेस के कारण अपने आप डेवलप हो जाता है। तो अब क्या है? होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम नहीं रह गई। इसी तरीके से स्टेट अथॉरिटी के हिसाब से भी बदलता रहता है। जैसे आप देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पे कई बार देखेंगे, जैसे अभी हमारे यहाँ जो वो आया उसमें सेडिशन को हटा दिया गया कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सेडिशन जैसा कोई अपराध नहीं होना चाहिए। या आप जो धर्म को लेकर के बहुत कट्टर स्टेट्स हैं, खासकर इस्लामिक स्टेट्स की बात करेंगे तो वहां पे क्या है? ईस निंदा कानून आप पाएंगे जिसको कि ब्लास्फेमी कहते हैं। लेकिन जो सेकुलर कंट्रीज हैं वहां पे आप ब्लास्फेमी जैसा कोई अपराध नहीं पाएंगे। पाकिस्तान चले जाएंगे वहां पर ब्लास्फेमी एक अपराध है, आप हजरत मोहम्मद साहब को गाली देते हैं आपको पनिश किया जा सकता है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री है तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ब्लास्फेमी एक ऑफेंस नहीं है। तो क्राइम की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है जिसको हम कह सकें कि यही एक डेफिनेशन मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन है। हाँ, बहुत अलग अलग एस्पेक्ट से अलग अलग राइटर्स ने डिफाइन किया है, तो दो तीन डेफिनेशन को दे करके हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।